अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग जो है वो बायोलॉजी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पर हैं। इंशाल्लाह जल्दी ये चैप्टर हमने जो है वो फिनिश कर देना है। तो आज उसी की कंटिन्यूशन में जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था फाइलेटिक लिनिएज, उसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप जो है मुझसे जल्दी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर कोई और बात पूछनी है तो जल्दी से वो भी पूछ सकते हैं। फिर जो है मैं आपका इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आज आपका ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आपने इसकी ईच एंड एवरीथिंग को अच्छी तरह जो है वो ध्यान से समझना है ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बायोलॉजिकल मेथड में क्या होती है, इसको आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ये ना बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड की ही टाइप है। साइंटिफिक मेथड की टाइप है। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि साइंस में ही एक मेथड यूज़ होता है, और ये ऐसा मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। The method which is used to solve biological problem is called biological method। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है बच्चों कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? तो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। किससे भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई बीमारी आ गई है, किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, वायरस फैल गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे आजकल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोरोना वायरस वाली। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। सो इसकी रिलेशन की वजह से हम जो है इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। कोई नई चीज़ डिस्कवर हुई है, कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, कोई नया जानवर पता चला है, कोई नया प्लांट जो है वो दरियाफ्त किया है, ये भी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इस नए प्लांट को, इस नए फीचर को, इस नए एनिमल को आप किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, प्लेस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन करना भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होगा वो बायोलॉजिकल मेथड यूज़ होगा। इसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब हल करने लगते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप अच्छी तरह ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, क्यों है, वगैरह वगैरह। मालूमात इकट्ठी करते हैं। सारी जो मालूमात है वो जब आप इकट्ठी कर लेते हैं तो आप एक उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बनाते हैं जिसको हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। ये एक ना टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशंस की, जिसमें आप ये पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाईजान बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह क्या है और इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। सो ये हाइपोथेसिस बन गया। इसकी मैं डिटेल अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद याद रखें कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप टेस्टिंग करते हैं कि आया आपका हाइपोथेसिस जो बनाया है वो ठीक है या गलत है। आप उसकी जो है वो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद अगर तो हाइपोथेसिस सच साबित हो जाए तो वो थ्योरी बन जाती है। ना साबित हो तो फिर हम दोबारा से क्या स्टार्ट कर देते हैं? ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 पे चले जाते हैं। और अगर वो थ्योरी बन जाए तो मज़ीद उसको मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजा जाता है। अगर मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके भी वो सॉल्व हो जाए तो फिर वो बन जाती है लॉ। तो सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस का स्टेप आएगा। हाइपोथेसिस के बाद टेस्टिंग होगी, उसकी मेन एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद अगर तो वो सच साबित होती है वो थ्योरी बन जाएगी, और उसके बाद जो है ये
लॉ बन जाएगा। अगर यहाँ ये गलत साबित हो जाए तो हम फिर से स्टेप नंबर 1 पर आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जिसका नाम क्या है जी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना। मसलन ये एक टिश्यू पेपर है, आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या करेंगे जी? ऑब्जर्व, ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें आखिर क्या है, ये काला क्यों हो गया, ये वाइट क्यों है, इसके अंदर वाइट कलर, इसमें से खुशबू क्यों आ रही है। तो आप इसकी सारे सवालात का जवाब लेने के लिए इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, देखने की सेंस, सूंघने की सेंस, टच करने की सेंस, समझने की, ये सारा कुछ आप यूज़ करके आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो आमतौर पर किससे होती है? 5 सेंसेस के ज़रिए होती है। 5 सेंसेस के ज़रिए, वो आपको पता है, देखना, सुनना, चखना वगैरह वगैरह। तो ये 5 सेंसेस के ज़रिए आपने सिर्फ उसको चेक करना है, मुशाहिदे करने हैं। आपके पास डाटा इकट्ठा हो गया, ये वाइट इसलिए है, इसमें ये वजह, ब्लैक कलर यूँ आया, खुशबू ऐसे आई वगैरह वगैरह। ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आपके पास डाटा की फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब ये 2 तरह का डाटा होगा आपके पास। कितनी तरह का भाई? 2 तरह का। पहली जो इसकी टाइप है उसको हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव डाटा, या ऑब्जर्वेशन की पहली टाइप क्वालिटेटिव, और जो दूसरी टाइप होती है उसका नाम होता है क्वांटिटेटिव। 2 तरह की आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मैंने कौन सी की? मैंने बताया जी, ये जो टिश्यू पेपर है इसका जो कलर है वो वाइट है, कलर बताया ना। अब ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है? क्वालिटेटिव। फिर मैंने ये बताया जनाब, जो इसकी लेंथ है वो 6 इंचज़ है। अब ये आप 6 इंचज़ उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगी। अब क्वांटिटेटिव जो होती है आम तौर पर ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। क्या मतलब जी? एक्यूरेट का मतलब ये है कि ये इसके अंदर ना गलती का चांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इसको नंबर्स की फॉर्म में, नंबर 1 2 3 4 5, मतलब आप नंबर, तादाद बता रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो एरर का जो चांस है वो बड़ा कम होता है। एग्जैक्ट चीज़ आप बता रहे होते हैं, भाई इतने मीटर है, इतने इंच है, इतनी तादाद है। तो मसलन रेड ब्लड सेल मेल के अंदर कितने होते हैं? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये तादाद बताई ना आपने। तो ये जो तादाद होगी स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आएगी और ये ज़्यादा क्या होगी? एक्यूरेट। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट ओवर क्वालिटेटिव। तो जवाब क्या दिया आपने? आपने जवाब दिया कि ये इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि हम इसको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कि किस फॉर्म में? नंबर्स, हिंसों की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब आपके पास नंबर आते हैं तो वो आपकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बना देते हैं। ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास, और ये भी पता चल गया कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब हम बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होगा जी? जो हमने डाटा इकट्ठा किया है इतना ज़्यादा, इस डाटा को समराइज करके आपने एक टेंटेटिव यानी कि तहकीक तलब, जिस पे तहकीक तलब की जा सके, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देंगे। वो जो ऑब्जर्वेशंस की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन ये है कि ये तहकीक तलब बयान कैसे दें? ये बयान ही है ना आपका। इसको
देने के लिए या ये बयान बताने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए, एक बेसिकली स्टेटमेंट है। ये क्या है जी? ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट देने के लिए याद रख लें कि जो तरीक़ेकार होता है, जो वेज होते हैं, वो सबसे मशहूर दो हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला तरीका जो है स्टेटमेंट बनाने का या हाइपोथेसिस बनाने का, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे मशहूर मेथड जो होता है ना वो रीजनिंग का होता है, और रीजनिंग में डिडक्टिव रीजनिंग बड़ी कॉमन है। और दूसरा मेथड होता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो याद कर लें कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग ये दोनों मेथड्स हाइपोथेसिस बनाने के हैं। क्या बनाने के हैं? हाइपोथेसिस बनाने के तरीके हैं। तो आप ये उर्दू में लिख लें अपनी किताब पे, जहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग लिखा हुआ है, आप लिख लें हाइपोथेसिस बनाने के तरीके। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई ये क्या है, ये बायोलॉजिकल मेथड में क्या कर रही हैं जी चीज़ें। तो अब आपको पता चल गया। उर्दू में लिख लिया जी सब ने? उर्दू में लिख लें। उर्दू में लिखें जहाँ पे ये दोनों हेडिंग्स एक्सप्लेन की हुई हैं। क्या आपने वहाँ पे मेंशन करना है? हाइपोथेसिस बनाने के दो तरीके। पहला तरीका डिडक्टिव रीजनिंग है और दूसरा तरीका इंडक्टिव रीजनिंग है। अब आपने ये याद रख लेना है कि जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो वो डाटा की बुनियाद पे बनाना है। तो उसमें डिडक्टिव रीजनिंग से कैसे बनाएंगे? एक मिसाल है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप जनरल डाटा इकट्ठा करते हैं। जनरल, आपके पास जनरल डाटा होता है, जनरल इंफॉर्मेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, और आप उन जनरल इंफॉर्मेशंस की बेस पे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट चूंकि हाइपोथेसिस में आती है, तो आपने हाइपोथेसिस तो दिया, लेकिन आपने कैसे दिया? जनरल मालूमात इकट्ठी कर ली आपने, ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी कर ली, और उसकी बुनियाद पे एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपने दे दी। इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहेंगे, लेकिन इसमें जो आपने रूल यूज़ किया है वो डिडक्टिव रीजनिंग का। सो डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मसलन आपने बर्ड्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, आपने बर्ड्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जी, बर्ड्स के तो पर होते हैं, विंग्स होते हैं, और आपने एक नया ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त किया जिसके आपको विंग नज़र आ रहे हैं, या स्पैरो कह लें, तो आपने स्पैरो को भी बर्ड करार देते हुए क्या फरमाया कि स्पैरो के भी विंग्स होंगे। मान लिया ना, डाटा इकट्ठा किया आपने। आपने डाटा क्या इकट्ठा किया कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, और फिर आपने मान लिया कि स्पैरो क्या है? बर्ड है। तो साथ में आपको क्या मानना पड़ेगा कि स्पैरो के भी क्या होंगे? विंग्स होंगे, मीन पर होंगे। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक यूज़ होती है रीजनिंग के अंदर, जो लॉजिक यूज़ होती है, उस लॉजिक को हम नाम देते हैं इफ़ देन लॉजिक। इफ़ देन लॉजिक कि इफ़ मान लिया जाए कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, देन स्पैरोस के भी क्या होंगे? विंग्स होंगे। सो इट इज़ मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया आपने, ये असल में जो बयान दिया ना, ये हाइपोथेसिस है। ये पहले नहीं पता था आपको। आपने इस जनरल डाटा की बुनियाद पर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी है, स्पेसिफिक पॉइंट बताया। रीजनिंग जो होती है दूसरी टाइप में, वो उलट होती है, इंडक्टिव। उसमें आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, स्पेसिफिक डाटा पड़ा हुआ होता है, आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, वो स्पेसिफिक डाटा पे की हैं। तो इतना होना तो आपके पास स्पेसिफिक डाटा पड़ा हुआ है। अब आप उन स्पेसिफिक डाटा में से कॉमन चीज़ ढूंढें तो आप जनरल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे।
तो ये जो जनरल स्टेटमेंट आपने अब दी है, इस स्टेटमेंट को आपने हाइपोथेसिस करार दिया, ये भी हाइपोथेसिस ही बना रही है, ये तरीका भी हाइपोथेसिस बना रहा है, लेकिन ये इंडक्टिव रीजनिंग से बना रहा है। मसलन स्पैरो पे आपने रिसर्च की, डाटा इकट्ठा किया, क्रो पे की, पिजन पे की, हॉक पे की, मुख्तलिफ बर्ड स्पेसिफिक उन पे डाटा इकट्ठा किया और आपने कहा इनके विंग्स हैं और ये बर्ड्स हैं। देन ऑल बर्ड्स, जो कि जनरल एक टर्म है, उसके क्या होंगे, विंग्स होंगे। मीन पहले स्पेसिफिक डाटा इकट्ठा किया और उनकी बुनियाद पे क्या कहा कि जो जनरल बर्ड्स हैं इनके भी क्या होंगे, विंग्स होंगे। सो अल्टीमेट रिजल्ट, नतीजा दोनों में एक ही निकला। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि आपने हाइपोथेसिस बना दिया। आपकी जो ये स्टेटमेंट आई है ना, स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई है, जनरल स्टेटमेंट आई, ये दोनों आपके हाइपोथेसिस थे, ठीक है। तो जब हाइपोथेसिस बन गया आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे। हाँ, यहाँ एक और चीज़ नोट कर लें कि लाजमी नहीं है कि हाइपोथेसिस इन्हीं दो तरीकों से बने। हाइपोथेसिस बनाने के और भी कई तरीके हैं, हाइपोथेसिस बनाने के और भी कई तरीके हैं जिनसे आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। मसलन आप इसकी हेडिंग देंगे अदर वेज। हाइपोथेसिस बनाने के दूसरे कौन कौन से तरीके हैं। मसलन इमेजिनेशन है जी, इमेजिन करते हैं आप और एक स्टेटमेंट बता देते हैं। इंट्यूशन भी इसको कह सकते हैं। आप प्रेफरेंस करते हैं, दो ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, आप उनमें प्रेफर करेंगे एक को, इससे भी आप अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं। या आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा करने के बाद जो स्टेटमेंट ज़्यादा आपको सूटेबल लगेगी फिर उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। या आप रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडिया देंगे, मज़हब से कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके एक हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करेंगे। या आप कोई न्यू डिस्कवरी करेंगे जो कि आप नहीं करना चाह रहे थे लेकिन अचानक हो गई, तो आप कहेंगे ये क्या है जी। तो आप वो जो नई चीज़ आपको पता चली है उसको आप डायरेक्ट मान नहीं लेंगे, वो जो नई चीज़ पता चलती है वो सबसे पहले क्या बनती है, हाइपोथेसिस। तमाम बच्चे याद कर लें, जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो वो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनती है। जब वो साबित हो जाती है उसके बाद वो जाके कुछ और बनता है। सो इन चीज़ों से, इन तरीक़ों से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसका मतलब टोटल कितने तरीके हो गए, 7। 2 तरीके ये थे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी के 5 तरीके और हैं, ये नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। नंबरिंग के हिसाब से आप इनको याद करेंगे, अदरवेज। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग करेंगे जी आप अपने हाइपोथेसिस की। इसके अब 2 जो है ना वो आगे से रिज़ल्ट आएंगे, या तो इसका रिज़ल्ट है ट्रू या इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। अगर तो रिज़ल्ट्स ट्रू आते हैं, एविडेंस सपोर्ट करते हैं हमारे हाइपोथेसिस को, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर रिज़ल्ट्स फॉल्स आते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और फिर से आपको प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए स्टेप नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्वेशन। वो एविडेंस साबित करते हैं हमारे हाइपोथेसिस को, और बार बार जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को साबित कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, अल्टीमेटली थ्योरी बन जाएगी। मीन आपने एक हाइपोथेसिस दिया, स्टेटमेंट दे दीजिए, अब वो स्टेटमेंट अब पता नहीं ठीक है या गलत है, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में अगर रिजल्ट से ये पता चल रहा है कि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत थी तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल। फर्ज करें कि वो स्टेटमेंट टेस्टिंग, या इसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद सच साबित हो गई, सच्ची साबित हो गई, तो आपने एक्सेप्ट कर ली।
एक्सेप्ट करके आप उसको छोड़ते नहीं, आप बार बार टेस्टिंग करते हैं, बार बार टेस्टिंग करते हैं। एक बार टेस्ट किया आपने, रिज़ल्ट आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक आया, दूसरी बार फिर टेस्ट कर दिया आपने, तीसरी बार कर दिया, चौथी बार कर दिया, बार बार टेस्ट जो है ना वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है। तो अब आपकी जो स्टेटमेंट थी ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो पावरफुल स्टेटमेंट हो जाएगी। अब उसको आप थ्योरी का नाम देंगे। ये तब दिया आपने जब आपके एक्सपेरिमेंट से जो एविडेंसेस थे वो पॉजिटिव आ रहे थे, वो प्रूफ कर रहे थे आपके हाइपोथेसिस को। अब आपने ये थ्योरी बना दी। आमतौर पर जो थ्योरी होती है ना उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज़्यादा होती है। जो गुड थ्योरी होती है, अच्छी थ्योरी जो होती है, इसकी हेडिंग बनाएंगे आप। गुड थ्योरी के ना दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। पहला ये है कि उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर बड़ी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर दो साइंसदान हैं, दोनों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ पेश की, आपके पास आए हैं, आपने दोनों की थ्योरियाँ सुन लीजिए। अब आपको एक की थ्योरी ऐसी लग रही है कि उसको आपकी ना कुछ समझ नहीं आ रही, आपको उसकी समझ सही नहीं आ रही, और एक ही ऐसी थ्योरी है जिसकी अच्छी तरह आपको समझ आई है और उसने अच्छी तरह आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। तो कौन सी गुड थ्योरी होगी जी? वो जिसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज़्यादा अच्छी थी और उससे नए नए पॉइंट्स भी निकल सकते हों। ऐसी थ्योरी को गुड थ्योरी कहते हैं। और गुड थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा होता है वो प्रोडक्टिव थ्योरी की फॉर्म में हमें मिलता है। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी होती है जो नए नए हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है। मैंने आपने काम एक पे किया नहीं, आपको एक और बात पता चल गई, तीन बातें और पता चल गई जो आप पहले नहीं जानते थे, उनको आपने हाइपोथेसिस करार दिया। तो एक थ्योरी से, एक बयान से नए बयानात आपको मिल रहे हैं, नई चीज़ें समझने को मिल रही हैं। तो ऐसी थ्योरी को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन से है। ये नए नए हाइपोथेसिस प्रोड्यूस कर रही होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी कौन सी होगी? प्रोडक्टिव थ्योरी। अब फिर प्रॉब्लम है, आपने तो चलो अपनी थ्योरी पेश कर दी, आपके दोस्त ने भी कर दी, अब इतनी बड़ी दुनिया है, बाकी लोग आपकी थ्योरी को मानेंगे नहीं, वो तो ये कहेंगे थ्योरियाँ पेश करता रहता है। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी थ्योरी को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेजेंगे, मुख्तलिफ साइंसदानों को भेजेंगे। वो कौन सा मान लेंगे आपकी बात? नहीं मानेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो फिर से आपकी थ्योरी को चैलेंज कर देंगे और वो अपने कंट्रीज़ में, अपनी लैब्स में उस थ्योरी को टेस्ट करेंगे, दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये एक लैब में नहीं हो रहा काम, अब ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ लैब्स में मुख्तलिफ साइंसदान कर रहे हैं। ये स्केप्टिकल अप्रोच होती है उनकी, भाईजान के इस थ्योरी को गलत रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि उनकी जो रिसर्च है वो आपसे आगे निकल जाए। और अगर वो ये करने में नाकाम हो जाएं और आपकी थ्योरी वहाँ पर भी सही साबित होती रही, एक नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ की लैब्स के अंदर आपकी थ्योरी सही साबित हो गई और कई अरसे तक सही साबित होती रही, तो अब ये क्या बन जाएगा? लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा। लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और कानून को फिर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आमतौर पर बायोलॉजी में लॉज बड़े कम हैं। में बायोलॉजी की जो नेचर है ना वो बड़ी इल्यूसिव है। ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। बायोलॉजी की जो नेचर है ना वो इल्यूसिव है। मैंने आप इस पर इतनी आसानी से टेस्टिंग नहीं कर सकते। एक बंदा मरता है तो मरने के बाद ही आप उसके ऊपर कोई चीर फाड़ करके एक्सपेरिमेंट करने के काबिल होते हैं, वरना तो आपको एक्सपेरिमेंट के मौके मिलते ही नहीं हैं बायोलॉजी के अंदर। इसलिए बायोलॉजी की नेचर को इल्यूसिव नेचर करार दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, मशीनें खोल लें, जो मर्जी करते रहें। बायोलॉजी में ऐसा आप कर सकते हैं? इतना नहीं कर सकते। सो बायोलॉजी की जो नेचर है वो इस तरह नहीं है कि आप मशीनें खोल लें और उसमें से नई नई पुर्जे जो है वो अलग करके चेक करें क्या चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है। नहीं, आपको जो है वो बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, एथिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। सो बायोलॉजी की नेचर बड़ी इल्यूसिव है, इसलिए लॉज बड़े कम है। वैसे भी ये नेचुरल है सबसे ज़्यादा, तो लॉज बड़े कम है। जो लॉज बन गए उनमें दो लॉज आपने मैट्रिक में पढ़े। मेंडल के दो लॉज थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप हर्डी वेनबर्ग लॉ। तो
तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने लॉ बनाने के बाद अपना बायोलॉजिकल मेथड ख़त्म कर दिया। ओके, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव क्यों एक्यूरेट है, ये शॉर्ट बनेगा। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थ्योरी और लॉ की डेफिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो गुड थ्योरी है इसके करेक्टरिस्टिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो ये मैंने आप लोगों को जो है ना बायोलॉजिकल मेथड अच्छी तरह एक्सप्लेन करके दिया है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ये किधर है। अच्छा जी, अच्छा वो किसी और सब्जेक्ट के होंगे। चलें, हमारा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड जो मैंने ख़त्म किया। इसकी एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से सारे स्टेप्स हैं और 1 बाय 1 मैंने जो है वो सारा आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी जो चैटिंग है वो जो है वो टर्न ऑफ की गई है, कुछ इश्यूज़ की वजह से इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह जल्दी ये ऑन कर दी जाएगी, फिर आप जो है दोबारा से चैट कर सकेंगे। यूट्यूब वाले जो लोग हैं उनके मैसेजेस जो मेरे सामने आज शो हो रहे हैं, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं उनके मैसेजेस देख रहा हूँ। तो वो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ताकि मैं उनका जवाब दे दूँ। हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, जो यूट्यूब पे हैं वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो कैंपस पे हैं वो आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा। वैसे मैंने हर चीज़ आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और एक और बात ध्यान से सुन लें कि रिवीजन आपने साथ साथ जो है अपनी करती रहनी है हर टॉपिक की। इंशाल्लाह चैप्टर के ख़त्म होते ही हम इसका टेस्ट भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। इंशाल्लाह कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, भले कल तो संडे है। परसों से हमारी MD कैट क्लास भी स्टार्ट हो रही है। आप लोग भी अपने जो फ्रेंड्स या भाई बहन हैं जिन्होंने MD कैट की तैयारी करनी है उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि हमारा वो 10 बजे वाला ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन करें, उसमें हम सारी आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को दोबारा से। मंडे तक के लिए अपना ख्याल रखें, ढेर सारा मुझे दुआओं में याद रखें और रिव्यूज़ अपलोड करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।